हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायलिसिस एडू टर्टल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डायलिसेट। डायलिसेट स्पेशली जो हीमोडायलिसिस में डायलिसेट यूज़ होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डायलिसेट होता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि डायलिसेट का पर्पस क्या होता है। हीमोडायलिसिस के प्रोसीजर को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो एक फ़िल्टर होता है आर्टिफिशियल किडनी जिसको हम बोलते हैं डायलाइज़र, उसमें दो मेजर कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है ब्लड कंपार्टमेंट और दूसरा होता है डायलिसेट कंपार्टमेंट। ब्लड कंपार्टमेंट में ब्लड पास होता है, डायलिसेट कंपार्टमेंट में एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड पास होता है जो कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है, उन सब को लेके डायलाइज़र से आउट हो जाता है और इस तरह से ब्लड प्योरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होता है। अब हम यहाँ पे नॉर्मल वाटर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हम डायलिसेट ही क्यों यूज़ करते हैं? तो डायलिसेट बेसिकली यूज़ किया जाता है ब्लड के केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए, ताकि वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिमूव हो जाए, एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन हो जाए और इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा ब्लड से निकले भी ना। ये अनवांटेड सब्सटेंसेस को ब्लड से निकाल देता है जबकि इसेंशियल सब्सटेंसेस को ब्लड में रखता है। डायलिसेट एक कैरियर की तरह काम करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। यूजुअली लोगों को कंफ्यूजन होती है कि डायलिसिस में ब्लड रिप्लेस होता है, बट ऐसा नहीं होता। डायलिसिस में हम ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड से बाहर कैसे आता है, जब दो कंपार्टमेंट में दो फ्लूइड, एक ब्लड और एक डायलिसेट, ऑपोजिट डायरेक्शन में या सिमिलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट मूव कर जाते हैं और इसी पर्पस के लिए हमें डायलिसेट चाहिए होता है। डायलिसेट बेसिकली मिक्सचर है एसिड और बाइकार्ब कॉन्सेंट्रेट का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज में आते हैं। 36.83x, 45, 35, 36.1x, तो बहुत सारे अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं। तो जो जो फॉर्मूला जिस मशीन के लिए होगा आप उसी तरह का कंपोजिशन उस मशीन में दे पाएंगे। फ्रेजेनियस मेडिकल केयर की जो 4008S चल रही है मशीन, या 4008S नेक्स्ट जनरेशन, उसमें 36.83x का फॉर्मूला ही यूज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं डायलिसेट के कॉम्पोजिशन की, यानी कि डायलिसेट कैसे बनता है, डायलिसेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डायलिसेट के कॉम्पोजिशन में इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। डेक्सट्रोज होता है, ग्लूकोज, एसिटिक एसिड होता है और बाइकार्बोनेट होता है। अगर बाइकार्बोनेट नहीं, पहले बाइकार्बोनेट की जगह एसीटेट यूज़ किया जाता था, बट बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और साइड इफ़ेक्ट्स के चलते एसीटेट रिप्लेस कर दिया गया बाइकार्बोनेट से। जो हम डायलिसेट प्रिपेयर करते हैं उसके लिए आरओ वाटर, फिल्टर्ड आरओ वाटर का इस्तेमाल होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला वाटर इस्तेमाल होता है और स्टेराइल इक्विपमेंट्स के थ्रू ही ये डायलिसेट प्रिपेयर किया जाता है, ताकि किसी भी तरह का कंटामिनेशन, बैक्टीरियल ग्रोथ या किसी भी तरह का पॉसिबल एरर मशीन में ना हो। डायलिसेट प्रिपेयर कैसे किया जाता है, पर्टिकुलर सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, उसको मिक्स किया जाता है वाटर के अंदर और उसके बाद डायलिसेट प्रिपेयर किया जाता है। तो जितने इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल हमारे ब्लड में होता है उसी के लमसम बिल्कुल कंसाइड करता है ये इलेक्ट्रोलाइट का लेवल डायलिसेट में भी। इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट जो होता है वो हम डायलिसेट में ऑल्टर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट के ब्लड में पोटाशियम का लेवल बहुत हाई है तो हम डायलिसेट में पोटासियम का लेवल कम कर सकते हैं। तो जैसे ही हम डायलिसेट में पोटासियम का लेवल कम करेंगे तो ब्लड से पोटासियम निकल के डायलिसेट में पास ऑन होने लगेगा और इसी तरह से पोटासियम की वैल्यू ब्लड में नॉर्मल हो जाएगी।
तो वाइस वर्सा चलता है, अगर ब्लड में कोई इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है तो हम डायलिसेट में कम रखते हैं, अगर ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट कम मात्रा में है तो हम डायलिसेट में उसे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से डायलिसेट काम करता है। अब हम बात करते हैं कि सीकेडी के बाद क्या क्या मेजर चेंजेस आते हैं। यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड ब्लड में इंक्रीज होना लगता है और इसी कंडीशन को हम एजोटीमिया बोलते हैं। पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इस कंडीशन को हम हाइपरकेलेमिया बोलते हैं। यूजुअली पोटेशियम का लेवल हाई हो जाता है क्योंकि किडनी इनसफिशिएंटली वर्क कर रही है, और कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है क्योंकि कैल्सीट्रायोल डिफिशियंसी हो जाती है। हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। बाइकार्बोनेट का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से एसिडोसिस हो सकता है, और फॉस्फोरस लेवल इंक्रीज हो जाता है जिस कंडीशन को हम हाइपरफॉस्फेटीमिया बोलते हैं। तो ये मेजर कंडीशंस होती हैं जो कि सीकेडी के बाद देखी जाती हैं, और कहीं ना कहीं डायलिसिस करते वक्त अगर हमें इन कंडीशंस को करेक्ट करना है तो डायलिसेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अगर हम डायलिसेट के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और क्लोराइड, डेक्सट्रोज, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये आपको मेजरली पार्ट ए में देखने के लिए मिलेंगे। पार्ट ए को हम एसिड कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं, इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं और डेक्सट्रोज होता है और ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाला जाता है। अभी हम फर्दर स्लाइड्स में ये डिस्कस करेंगे कि एसिटिक एसिड का यहाँ पे क्या काम होता है। पार्ट बी में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड होता है जो कि पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करता है और एडिशनल सोडियम सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। एसीटेट आजकल यूज़ नहीं किया जाता। एसीटेट भी एक इनडायरेक्ट बफर होता है। अगर हम बाइकार्बोनेट यूज़ नहीं कर पाएँ तो एसीटेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट एसीटेट के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए बाइकार्बोनेट ही यूज़ करना रेकमेंड किया जाता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल वैल्यूज़ दिखाई गई हैं कि डायलिसेट में इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, इवन नॉर्मल वैल्यूज़ जो ब्लड में हैं वो इनकी क्या होती हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जितनी डायलिसेट में सोडियम है उतना ही ब्लड में भी सोडियम होता है। तो बाकी सब वैल्यूज़ थोड़ी सी आगे पीछे होती हैं, वो डिपेंड करता है क्योंकि पोटेशियम हमारे सीकेडी पेशेंट्स के ब्लड में यूजुअली हाई रहता है, तो इसलिए हम डायलिसेट साइड में पोटेशियम कम करके रखते हैं। इस स्लाइड में आपको पर्टिकुलर कंपोनेंट की पर्टिकुलर पर्पस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, वाटर को रिमूव करने में इजीली हेल्प करता है, क्रैम्प्स को रिड्यूस करता है। अगर पोटेशियम की बात करें तो ये नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। कैल्शियम की बात करें, बोन हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मसल्स के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अदर इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेक्सट्रोज की बात करते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस को कम करता है। डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज को डायलिसेट में ऐड करने का मेन पर्पस यही होता है कि ब्लड शुगर लेवल डाउन ना हो, और ये डायलिसेट में एक ऑस्मोटिक इफेक्ट देता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, ताकि जितना भी वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो इजीली निकल पाए। क्लोराइड भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। एसिटिक एसिड की बात करते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूजुअली क्या होता है, डायलिसेट में पार्ट ए में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। अगर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स होते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बना के क्रिस्टलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो कार्बोनेट का क्रिस्टल ना बने और प्रेसिपिटेट ना हो, इसलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक बफर है जो कि पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ब्लड के पीएच को बैलेंस करता है, एसिडोसिस की कंडीशन को प्रिवेंट करता है।
एसीटेट की बात करते हैं, ये एक ऑल्टरनेट बफर ऑप्शन है डायलिसेट में, अगर हम बाइकार्बोनेट यूज नहीं करते तब के लिए। अब हम देखते हैं कि डायलाइजर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सचेंज कैसे होता है। ऑब्वियसली एक्सचेंज के लिए वी नीड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक डायलाइजर मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ सॉल्यूट्स को इजीली अलाउ करती है पास ऑन होने के लिए। मेम्ब्रेन में जो फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं, उनमें से एक साइड ब्लड कंपार्टमेंट होता है, अनदर साइड डायलिसेट कंपार्टमेंट होता है। तो आप यहाँ देखिए कि इफ़ इन केस ऑफकोर्स सीकेडी पेशेंट है तो ब्लड कंपार्टमेंट में इफ़ यूरिया इज 65 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, तो डायलिसेट में यूरिया है ही नहीं, 0 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है। तो यूरिया डिफ्यूजन के थ्रू फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ब्लड से डायलिसेट की तरफ मूव करेगा। क्रिएटिनिन 4.8 है ब्लड में फॉर एग्जांपल, और डायलिसेट में क्रिएटिनिन 0 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है, तो अगेन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, मींस ब्लड टू डायलिसेट क्रिएटिनिन मूव करेगा। बाइकार्बोनेट ब्लड में 19 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है फॉर एग्जांपल, लो है, और डायलिसेट में बाइकार्बोनेट 35 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो डायलिसेट से ब्लड में बाइकार्बोनेट मूव करेगा और ब्लड के पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ओके, सो इफ इन केस कैल्शियम का वैल्यू नॉर्मल है, इक्वल है दोनों साइड, तो फिर एक्सचेंज इतना इजीली नहीं होगा। पोटेशियम का लेवल अगर ब्लड में 6.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, इट मींस हाई है, और डायलिसेट में यूजुअली वी कीप पोटेशियम एट द वैल्यू ऑफ 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ब्लड से कहाँ मूव करेगा पोटेशियम? डायलिसेट की तरफ। और अगर पेशेंट के ब्लड में हाइपर कैलीमिया की कंडीशन है तो वो भी ट्रीट हो जाएगी। इसी तरह से सॉल्यूट्स का एक्सचेंज होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये सॉल्यूट्स के एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है डायलिसेट का, इसलिए डायलिसेट का कंपोजिशन करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम सिट्रेट डायलिसेट के बारे में डिस्कस करते हैं। आजकल सिट्रेट डायलिसेट कुछ प्लेसेस पर यूज़ हो रहा है एक ऑल्टरनेटिव डायलिसेट बफर की फॉर्म में। इसमें बफर के साथ साथ एक एडिशनल बेनिफिट हमें मिलता है एंटी कोआगुलेशन का, क्योंकि सोडियम साइट्रेट जो हम यूज़ करते हैं उसमें एक चीलेटिंग प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम के साथ चीलेट कर जाता है, और कैल्शियम जो कि क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है उसको क्लॉटिंग नहीं करने देता। इट इज़ फाउंड टू बी मोर बायोकम्पैटिबल देन एसीटेट। एसीटेट से कहीं ज़्यादा ये बायोकम्पैटिबल है। एसीटेट का ये प्रॉब्लम होता है कि एसीटेट से बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होने के लिए लिवर का फंक्शनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ इन केस लिवर फंक्शनल नहीं है तो एसीटेट का जो कन्वर्जन है बाइकार्बोनेट में, अगर वो इम्पेयर्ड है तो एसीटेट अगर ब्लड में रह जाएगा, इस वजह से वैसोडाइलेशन हो सकता है जो कि ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर सकता है और ब्लड प्रेशर को डाउन कर सकता है। सिट्रेट डायलिसेट अगर हम यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा एसिड बेस बैलेंस प्रोवाइड करता है और हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं डायलिसेट के पैरामीटर्स के बारे में। डायलिसेट के पैरामीटर्स यानी कि पीएच, उसका टेम्परेचर, डायलिसेट में कंडक्टिविटी, ये बिल्कुल प्रॉपर होनी ज़रूरी है। पीएच जो डायलिसेट का है वो 6.5 टू 7.6 के बीच में होना चाहिए। डायलिसेट का टेम्परेचर 34 टू 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अगर डायलिसेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये पेशेंट के ब्लड को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो पेशेंट को हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। हमेशा हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायलिसेट ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप बाइकार्बोनेट डायलिसेट बना रहे हैं तो फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हैं यूनिट में, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायलिसेट ही यूज़ करना चाहिए और उसको विद इन फ्यू आवर्स ही कंज्यूम कर लेना चाहिए। अगर फ्यू आवर्स के अंदर आपने कंज्यूम नहीं किया तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। डायलिसेट की कंडक्टिविटी 13.5 टू 14.5 मिलीसीमेंस पर सेंटीमीटर होनी चाहिए। सोडियम का जो लेवल है बाइकार्बोनेट
का जो लेवल है वो मशीन सेटअप में हम चेंज कर सकते हैं। इफ़ इन केस सोडियम की वैल्यू हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए, सोडियम का अमाउंट हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, या फिर अगर पेशेंट एसिडोसिस में चल रहे हैं तो हम बाइकार्बोनेट की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायलिसेट मॉडिफिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या डायलिसेट मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है। कैल्शियम फ्री डायलिसेट यूज़ कर सकते हैं अगर कैल्शियम ब्लड में बहुत ज़्यादा है। अगर कैल्शियम बहुत कम है तो हाई कैल्शियम डायलिसेट या एडिशनल एक्स्ट्रा कैल्शियम डायलिसेट हम यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो पोटेशियम फ्री डायलिसेट यूज़ किया जाता है वो हाइपरकेलेमिक पेशेंट में यूज़ किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड का पोटेशियम बहुत ज़्यादा है तब हम पोटेशियम फ्री डायलिसेट दे सकते हैं। अगर पोटेशियम बहुत लो है तो हाई पोटेशियम डायलिसेट दे करके भी हाइपोकेलेमिया की कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है। डेक्सट्रोज फ्री डायलिसेट यूजुअली हम डायबिटिक पेशेंट्स में दे सकते हैं अगर उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये सब चीज़ें वाइस वर्सा चलती हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ब्लड में बहुत हाई होता है तो डायलिसेट साइड पर हम उसको कम करके करेक्ट कर सकते हैं, और अगर ब्लड में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा कम है तो डायलिसेट साइड में हम उसको थोड़ा सा उसका लेवल रेज कर सकते हैं। बट इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत फास्टली अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो इससे पेशेंट की बॉडी में डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। तो अगर आप डायलिसेट के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू इक्वल करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट के लेवल में और डायलिसेट में जो आप इलेक्ट्रोलाइट का लेवल दे रहे हो उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। डायलिसिस एडुटर्टल को सब्सक्राइब करें अगर आप इसी तरह की मोर एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं।